क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका टाइटल यही दे रखा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ऐसा टाइटल इसलिए दे रखा है ताकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत डिटेल में जाकर ना पढ़ लें आप। ठीक है, एंड जो ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास एनसीईआरटी में जो दे रखा है, तो बेसिकली ये कोई भी सिस्टम जो है उसका एक प्रकार से जो है आउटलाइन या बेसिक जो है वो फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं आपसे वो। तो हमें देखो बेटा, ये सारी चीजें जब आप एमबीबीएस के लेवल पर जाकर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में जाकर आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी हम एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एमबीबीएस के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, कि हम एमबीबीएस तक पहुंच सके। तो अभी फिलहाल जो है इन चैप्टर में जिस डेप्थ तक मैं लेकर जाऊंगा वहीं तक आपको जाना है। उसके आगे फिर चीजें और भी हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएंगी। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, जो जितना मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी आता हूं, मतलब वो एग्जाम की टेरिटरी को वो कवर करता है। इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से समझी हुई होना चाहिए और बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या चीजें छिपी हैं ये पता होना चाहिए। लेकिन बहुत बियॉन्ड एनसीईआरटी हमको नहीं जाना है, क्योंकि कारण यह है कि हमारे पास जो है वो सिलेबस है बड़ा और दिमाग है लिमिटेड, क्योंकि उसमें फिजिक्स भी भरना है, उसमें केमिस्ट्री भी भरना है। तो इसलिए हमको जो है वो बायोलॉजी में इन बातों का ध्यान रखना है। क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप जब एमसीक्यू बुक लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो लगेगा आपको अरे सर ये तो बन ही नहीं रहा हमको। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम नीट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप कोई भी एमसीक्यू बुक लगाएंगे, आप मोर देन 90% एमसीक्यू आप उसके सही करेंगे। ऐसा हम तैयारी करेंगे, ऐसे हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए, तो आज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो हम स्क्रीन पर यहां पर देख रहे हैं हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली में यहां पर हम अभी बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है, हमको पता है ना कि सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने पे ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में, जहां पर हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा था। हमने देखा था फूड अंदर आता है, फूड डाइजेस्ट होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है और फूड एसिमिलेट होता है। क्लियर? अब यहां पर हम बात करेंगे, जो फूड आपने सेल के अंदर ले लिया एसिमिलेट करने के लिए, आपने कहा कि भाई सेल को एनर्जी चाहिए थी, हमने फूड को लिया, डाइजेस्ट कर लिया, ब्लड में डाला, ब्लड से सेल तक पहुंच गया। अब सेल उस फूड का क्या करेगी? तो हम लौटते हैं, हम बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में जाकर हम ये बात करते हैं कि ये फूड बना कैसे। सुनिएगा बात, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये फूड बना कैसे। ये फूड ऐसे बना है बेटा कि जो CO2 था, H2O था, सनलाइट था, उसकी प्रेजेंस में जो है वो क्या बना, शुगर मॉलिक्यूल बना। और इसी शुगर मॉलिक्यूल को फिर ट्रांसफॉर्म करके अलग अलग केमिकल प्लांट ने तैयार किए थे, है ना। कहने का मतलब यह कि एवरी फूड मॉलिक्यूल इज ए एनर्जी मॉलिक्यूल। उसके पास ऊर्जा भरी हुई है, मतलब उसके पास में ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट है जिनको ब्रेक करने पर हमको एनर्जी मिल सकती है। हमको बायोलॉजी में ऐसे ही होता है, हम कहते हैं एनर्जी मिलेगा। तो शुगर मॉलिक्यूल को आप तोड़ोगे, एनर्जी निकालोगे उससे आप, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उस पूरी प्रक्रिया में सबसे इफेक्टिवली एनर्जी का यदि दोहन करना है, सबसे इफेक्टिवली यदि एनर्जी को हमको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। सेल को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। जब सेल ऑक्सीजन लेगी तो उसके बाद क्या करेगी, वो CO2 को बाहर रिलीज करेगी। इसका मतलब तो यह हो गया कि सेल को ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा और CO2 वो एस्बेस्टस बाहर निकालेगा। ठीक है, ये तो हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन हो गया ये।
मतलब अब हमको क्या चाहिए? अब हमारे साथ समस्या यह है कि हमारी पूरी बॉडी की सब सेल आप डिफ्यूज नहीं कर सकती हैं, वो बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले सकती है। वी नीड ए सिस्टम, हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो बाहर से ऑक्सीजन को ले हमारे अंदर जो है प्रोवाइड कर दे, और जो ले ऑक्सीजन को और CO2 को बाहर निकाल दे के। मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ऑक्सीजन को अंदर ले, CO2 को बाहर निकाल दे, और फिर उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट सिस्टम कोई काम कर रहा है। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर दिया सेल को, अब सेल का टेंशन है कि इसे कैसे मैं कंज्यूम करूं, तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किया रेस्पिरेटरी सिस्टम ने, और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम किया सर्कुलेटरी सिस्टम ने, है ना बेटा। चलिए, तो अभी हम इस चैप्टर में जो हमारा फोकस है वो ये है कि हाउ यानी कैसे जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है कि यानी हम जो ब्रीथिंग की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, हम कहते हैं उसमें जो है किस प्रकार से गैसीय विनिमय होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। यानी एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे जो है बाहर से गैसेस को अंदर लेता है और बॉडी से गैसेस को बाहर निकालता है, मतलब ऑक्सीजन कैसे अंदर ली जाती है, CO2 कैसे बाहर निकाली जाती है। हमारा फोकस इस चीज पर रहेगा। क्लियर? चलिए, अब हाल ही में हम सभी लोग जो है वो एक बड़ी समस्या से गुजरे हैं। हम लोगों के साथ हम कह सकते हैं कि जो 2020 का जो साल पूरा जो हम कहते हैं पूरा जो 2020 का जो ईयर रहा, वो एक प्रकार से उसे हम कह सकते हैं कि ये कोविड ईयर रहा है, यानी कोरोना वायरस वाला वर्ष रहा है। के सब लोग डरे हुए थे, सारे लोग जो है वो सहमे हुए थे, घरों के अंदर बंद थे, लॉकडाउन था और कई सारी एक्टिविटी बंद थी। इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा, लोगों ने रोजगार खो दिए, कई लोग जो है वो लाखों लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि लंग्स पर अटैक करने वाला एक वायरस आ चुका था और वो था सार्स कोव 2। याद है, पढ़ा हुआ है हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में के। तो सार्स कोव 2 वायरस था, इसने की लंग्स पर असर किया, और लंग्स पर असर करके किया क्या इसने लंग्स के अंदर जो है वो जो सेल्स थी उनको डैमेज किया, लंग्स की जो सेल्स को डैमेज किया उन्होंने, और जो है बारीक बारीक छेद कर दिए। लंग्स की जो ब्रीथिंग एबिलिटी थी, जो सांस लेने की क्षमता, जो अंदर गैस लेने की क्षमता थी, वो पाथवे को ब्रेक कर दिया, उसको जो है वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। जैसे ही वायरस ने लंग्स में अटैक किया, लंग्स के अंदर जो है इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, वहां पे सिक्रीशन होने लगे, वो सिक्रीशन लंग्स में इकट्ठे होने लगे और सांस ले पाना असंभव हो गया, मुश्किल हो गया, और इससे कई लोगों की जान चली गई। निमोनिया, लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वायरस का इंफेक्शन हो चुका है। वायरस लंग्स की सेल से बाहर निकलता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करके बारीक बारीक पोर आते हैं इसमें। तो ये सब चीज तो हम ये भुगते हैं। मतलब ये कि ये जो बीमारी है इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था रेस्पिरेटरी डिजीज से। के बेसिकली ये एक प्रकार से हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर था ये। अब हम लोअर और अपर क्या होता है इस पर बात करेंगे हम। देखिए अभी सुनिए, कंटेम्पररी इश्यू है कि जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में से एक, जॉर्ज वॉशिंगटन हॉस्पिटल जो है, उन्होंने कोविड-19 इन्फेक्टेड लंग्स का सबसे पहले जो है उन्होंने जो है वो एक प्रकार से हम कहते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने उसका सीटी स्कैन लिया, एक इमेज जो उन्होंने क्रिएट किया और बताया उन्होंने कि इस प्रकार से आप देख रहे हो जो आपको ग्रीनिश हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं वे सारे डैमेज हिस्से हैं, वे सारे हिस्से यहाँ पे लंग्स जो है वो डैमेज हो चुका है और परमानेंट डैमेज हो चुका है लंग्स जो के अब इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ऐसे लोगों की जान चली गई। आप बोलोगे सर फिजियोलॉजी इसमें कहां है? अरे फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझो कि हम क्या समझ रहे हैं, हम डॉक्टर कल को बनेंगे तो हम फिजियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? ताकि जब हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो हम ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को समझते हो और उससे आने वाले जो वेरिएशन है, जो अंतर है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए और फिर हम बॉडी को नॉर्मलाइज कर पाए। ऐसी दवाएं दें हम कि बॉडी हमारी नॉर्मल फंक्शन करने लगे। यही तो मेडिकल फील्ड है और क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो हम जो है वो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो बेटा हम जब ब्रीथिंग एंड एक्शन ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें पढ़ना पड़ेगा कि ट्रेकिया क्या होता है। हम देखेंगे कि व्हाट इज दी ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ब्रोंकोल्स क्या होते हैं, के एल्विलाई क्या होती है, लंग्स किस तरह के होते हैं, प्लूरल कैविटी क्या होता है, लंग्स किस प्रकार से काम करते हैं, हाउ दे फंक्शन, किस प्रकार से जो है यानी हमारे जो लंग्स हैं। और देखो यदि हम बात करें हमारे जो लंग्स हैं ये लंग्स फ्रॉग के लंग्स से डिफरेंट हैं।
वर्ड्स के लंग्स से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ये भी हम देखेंगे कि फ्रॉग के लंग्स में ऐसा क्या है, वर्ड्स के लंग्स में ऐसा क्या है, और हमारे लंग्स इनसे डिफरेंट क्यों है, किस प्रकार के मैकेनिज्म पर ये लंग्स हमारे काम करते हैं, कैसे एयर वेंटिलेशन होता है, अंदर या बाहर जाना वो एक्चुअली क्या है, वो वेंटिलेशन है, गैस का अंदर बाहर जाना वेंटिलेशन है, वो कैसे होता है इसको भी हम देखेंगे इसमें हम। ठीक है, देखिए क्या देख रहे हैं आप एक इमेज देख रहे हैं यहां पर। इस इमेज में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं ट्रेकिया, आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है, आपको ये ट्रेकिया दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ट्रेकिया में रिंग दिखाई पड़ रही है, रिंग क्या होती है इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट लंग दिखाई पड़ रहा है आपको, लंग्स के अंदर ट्रेकिया आप देखिए दो हिस्सों में बढ़ गया है। ठीक है, आप देखें ब्रोंकाई बन गया, और ब्रोंकियो से फिर जो है सेकेंडरी ब्रोंकाई के टर्सरी ब्रोंकाई, देन उसके सबसे आखिर में क्या होगा बेटा, एल्विलाई होगा, और एल्विलाई वो हिस्सा होता है जहां से कैपिलरी गैसेस एक्सचेंज करती है। अब ये सारी बातें छोटी क्लास में भी लिखी हुई थी, जब हम 9th 10th में थे ना तब भी ये सब बातों का जिक्र था बायोलॉजी के अंदर, लेकिन हमने तब उसको उतने गौर से नहीं पढ़ा। हमने इसलिए पढ़ा ताकि हमारे एग्जाम में नंबर अच्छे जाए, हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि कल को हमारे ये काम आएगा। याद रखिए, हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे पढ़िए कि जो पढ़ रहे हो वो जीवन में कभी काम आएगा, तो आपको याद रहना चाहिए, ऐसे पढ़िए आप। क्या, और याद रख, जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो बेसिकली ये किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम सीखने के लिए, लर्निंग के लिए पढ़ते हैं हमके। तो एग्जाम एक सह एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बाई प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ। ठीक है, क्लियर। तो ये हम अलग अलग व्यू देख रहे हैं कि हमारा ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का है। तो आप देखो ये पूरा ब्रोंकियल ट्री दिखाई पड़ रहा है आपको, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, तो ये पूरा ब्रांचिंग है, मतलब ये पूरा ब्रांचिंग के रूप में। तो ये भी हमको समझना है, हमको एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस, क्यों पढ़ने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पता होना चाहिए। देन ये क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये है सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, ये सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का क्या होता है, एक तरह का ये पोस्टमैन है, ये एक तरह का ये पोस्टमैन है। मतलब किसका पोस्टमैन है, ये बोलता है एलिमेंट्री किनाल, तुमने जो फूड लिया है हमको दे दो, हम लीवर को दे देंगे। लीवर कहता है कि भैया अब हमारा काम हो गया है, अब ले जाओ सबको बांट दो जाके भोजन के। तो ब्लड जो है वो सब फूड लेके सेल तक पहुंचता है। फिर जो लंग्स है वो कहता है हमने ले ली ऑक्सीजन, ले लो अब अंदर लेके जाओ उस ऑक्सीजन को के। तो मतलब गैसेस एक्सचेंज हुआ, फूड का ट्रांसपोर्ट हुआ, सब सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही होगा। अभी हमको क्या देखना है, अभी हमारा फोकस ये है कि इन आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजन वो आई कहां से, और आर्टरीज के अंदर जो CO2 उसको बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस पर हम बात करेंगे हम। ठीक है, क्लियर। फिर हमारे जो लंग्स होते हैं वो सॉफ्ट ऑर्गन है के, और इनके ऊपर क्या आप देखो पूरा का पूरा बोनी केज, इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों बोनी केज क्यों प्रेजेंट है, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे आपका स्कल जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स के ऊपर ये बाकायदा कवरिंग बना हुआ है पूरा, और ये कवरिंग जो है वो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं रिब्स बना हुआ है, रिब केज बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रिब से बना हुआ पिंजरा। केज मतलब पिंजरा। ठीक है, स्टर्नम दिखाई पड़ रहा है, ये आपको क्या है, ये हम जब जो है वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं ये हमको स्टर्नम दिखाई पड़ रहा है ना। अरे मैंने ब्लैक पेन ले लिया, ये स्टर्नम दिखाई पड़ रहा है हमें, ये हमको रिब्स दिखाई पड़ रही है बेटा, है ना। ठीक है, तो ये प्रकार से लंग्स की पूरी सुरक्षा कर रही है। याद रखना है बेटा, जो यदि आप देखें यहां पे तो ट्रेकिया आगे होता है, ईसोफेगस पीछे होता है। ठीक है ना, गलती मत करना, ट्रेकिया और ईसोफेगस जो है वो दो ट्यूब आगे एक दूसरे के आगे पीछे हैं वो, तो ट्रेकिया आगे तरफ होता है, ईसोफेगस पीछे तरफ होता है। ठीक है, तभी तो गला दबने पर मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, जुगुलर बीन से ब्रेन को ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है और ट्रेकिया प्रेस कर जाता है, सांस अंदर नहीं जा पाती है। ठीक है, ठीक, चलिए अब सांस अंदर लेना इनहेलेशन, बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन के। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो केवल मैमल्स के अंदर होता है वो है डायफ्राम। डायफ्राम प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, कि मैमल्स में होता है। डायफ्राम जो है थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग करने वाला मस्कुलर फ्लैप है, एक मांसपेशी है जो कि थोरैक्स को जो है वो एब्डोमेन से अलग करती है। एब्डोमेन में क्या था, लीवर, इंटेस्टाइन, सारा सिस्टम पड़ा हुआ एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, अब जो थोरैक्स है उस थोरैक्स में क्या है, थोरैक्स में लंग्स है और हार्ट है। थोरैक्स में क्या है, लंग्स है और हार्ट प्रेजेंट है, वाइटल ऑर्गन है जो थोरैक्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है,
तो अब ध्यान से बात सुनेंगे, मैंने क्या कहा आपसे कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुल मिलाकर जो हमारे जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स के काम करने का जो तरीका है वो बेसिकली वैक्यूम पंप के समान काम करते हैं। हमारे जो लंग्स हैं दे वर्क एज ए वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप के रूप में काम करते हैं। आप बोलोगे सर ये वैक्यूम पंप क्या चीज है भला? अरे वैक्यूम पंप का मतलब होता है बेटा कि जैसे आपने देखा कि आप कभी जो है वो आपने एक काम किया, आपने कभी डॉक्टर को देखा आपने जो इंजेक्शन की सिरिंज को भरते हैं, कैसे भरते हैं बताओ? इंजेक्शन को लिया उन्होंने, ठीक है, पूरा प्रेस कर लिया उन्होंने और उसको उन्होंने जो है वो वाइल में लगाया, उसको उन्होंने रबर वाले हिस्से से वाइल में डाला उन्होंने और पीछे खींचते हैं उसको, खींचते ना पीछे, पिस्टन पीछे खींचते हैं उसका, तो क्या हुआ? फ्लेंजर पीछे खींचा तो वो पूरा का पूरा जो है इंजेक्शन उसके अंदर जाने लगता है, अंदर जाता है। क्यों जाता है इंजेक्शन का जो कंटेंट अंदर जाने लगता है, वाइल का कंटेंट क्यों जाता है? क्योंकि आपने वैक्यूम क्रिएट किया और इस वैक्यूम ने फ्लूइड को खींच लिया। जब आप स्ट्रॉ से जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप क्या करते हैं, स्ट्रॉ में आपने डाला, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में स्ट्रॉ डाला आपने और आपने पीछे की ओर सक किया आपने, तो एक तरीके से आपने वैक्यूम क्रिएट किया उस ट्यूब में, तो फ्लूइड ऊपर आ गया उसमें। तो ये है होता है तरीका वैक्यूम का तरीका कि आप कुछ प्रेशर कम कर दीजिए तो बाहर से चीज अंदर आ जाएगी। भाई आपने क्या किया, आपने स्ट्रॉ जब सक किया तो बेसिकली जो एयर था स्ट्रॉ के अंदर प्रेजेंट वो एयर आपने अंदर ले लिया, तो स्ट्रॉ में एयर नहीं बचा तो फ्लूइड आ गया उसकी जगह पे। अब आप सोचिए कि कोई हिस्सा ऐसा है जहां पर हमें मालूम है कि जहां पर एयर प्रेशर, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, एयर का एक सिंपल फंडा है, एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, दबाव, ठीक है, यानी प्रेशर जो होता है ना, एयर हमेशा अपने हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर जाती है, बेसिक फिजिक्स से बेटा, है ना, केमिस्ट्री भी मान सकते हैं इसको। तो हमने क्या बोला कि एयर जो है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर जाती है। यदि लंग्स के अंदर हम वॉल्यूम को बढ़ा दें, और वॉल्यूम का बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना आपने, वॉल्यूम का प्रेशर से अपोजिट कनेक्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है। यदि लंग्स का वॉल्यूम आपने सडनली बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी उसका वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो होगा ये कि इस थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो बाहर से एयर हाई प्रेशर पे लंग्स के अंदर आएगी ना भाई, प्रेशर के अकॉर्डिंग तो एयर मूव करती है। और यदि आपने इस थोरेसिक कैविटी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने प्रेस कर दिया आपने, तो क्या हुआ, अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, मतलब अंदर प्रेशर बढ़ गया है, तो ये एयर बाहर निकल जाएगी, हाई से लो की ओर जाएगी एयर। ये है वैक्यूम पंप मैकेनिज्म है जो हमारे लंग्स में होती है। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि ये प्रेशर चेंज, यानी मुद्दा ये है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है इस चीज पर कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें प्रेशर चेंज कैसे होता है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे ब्रीथिंग वो तो सब बाई प्रोडक्ट है, अपने ऑटोमेटिक हो रहा है, हवा का अंदर और बाहर जाना है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर का परिवर्तन, दबाव का परिवर्तन कैसे होता है। कब प्रेशर बढ़ जाता है तो हवा बाहर निकल जाती है, कब प्रेशर घट जाता है तो हवा अंदर जाती है, इस पर हमें बात करना है। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं, इमेज में हमें दिखाई पड़ रहा है, इमेज के अंदर क्या देख रहे हैं, हम देखें यहां पे कि इनहेलेशन, कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने पर आप देखिए ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एयर का प्रेशर कम हो रहा है, तो हवा अंदर की ओर आ रही है इसमें के। और एक्सेलेरेशन में क्या हो गया, वॉल्यूम जो है वो डायफ्राम रिलैक्स किया, डोम शेप हो गया ये, तो ऊपर का एरिया कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो हवा बाहर निकल गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एयर का अंदर और बाहर जाना, अंदर आना इनहेलेशन, बाहर जाना एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, क्लियर? अब कई लोगों को यह बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या कोई कनेक्शन है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि ब्रीथिंग का मतलब है एक विंडो है, उससे अंदर आना बाहर जाना, के दरवाजे के समान है कि CO2 को आपने अंदर से बाहर कर दिया, बाहर से O2 को अंदर ले लिया आपने, तो जो गैसेस एक्सचेंज है, जो वेंटिलेशन, एक्चुअली में सही वर्ड होना चाहिए वेंटिलेशन, जो गैसेस एक्सचेंज है वो है ब्रीथिंग। ब्लड गया, ब्लड में जो है ऑक्सीजन गया और उसको लेके ब्लड पहुंचा सेल तक, सेल ने उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। जो ऑक्सीजन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा हुआ है हमने, जो ऑक्सीजन है वो कहां काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके काम करता है, सबसे आखिरी स्टेप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है।
और एटीपी जनरेट करने में हेल्प करता है। हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं एटीपी का बनना, है ना बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं। एटीपी बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, क्लियर। तो मतलब यह है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, उसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, वो सेल के लेवल पे होने वाली प्रक्रिया है और एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि ये तो अंदर बाहर आना, ये तो फिजिकल प्रोसेस के समान है। डिफ्यूजन सिंपल यहां पे एक रोल प्ले कर रहा है कि एयर का प्रेशर है, ऑक्सीजन का दबाव, ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर अधिक है, ब्लड कैपिलरी में कम है, तो एल्वेओलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में आ गया, ब्लड कैपिलरी में CO2 का दबाव अधिक है, बाहर कम है, तो CO2 अंदर से बाहर निकल गया। सिंपल डिफ्यूजन है जिससे गैस अंदर और बाहर हो रही होती है, ठीक है। ये है ब्रीथिंग। तो कहने का मतलब ये कि ब्रीथिंग का मतलब है कि आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, CO2 को बाहर छोड़ा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है जिस सेल तक गया, वहां जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में इस्तेमाल हुआ, एटीपी बना, एनर्जी का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया, ये सब चीजें किस में आती हैं? कोशिकी शोषण में आती है। तो दोनों चीजों में फर्क है बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑक्सीजन यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम जो है वो कोशिकीय श्वसन में करते हैं, इसलिए इसकी कंटिन्यूस सप्लाई की आवश्यकता होती है। यदि हम ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे फूड मॉलिक्यूल से हम एनर्जी को प्रॉपर्ली हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप बोलोगे सर एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत हीट जनरेट होती है और एनर्जी कम मिलती है, तो हमारी बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ एनिमल जो है कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं, कुछ प्लांट के इंटरनल टिश्यू कर सकते हैं, लेकिन एक इवॉल्व एनिमल जो है वो उसको एनर्जी, उसके अंदर बॉडी में जो हीट बनेगा उसको वो नुकसान करेगा उसे, और कम एनर्जी मिलेगा उसे, जिससे उसका काम नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 निकलता है और CO2 जो होता है इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। यदि CO2 को बाहर नहीं निकालोगे तो CO2 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, pH में परिवर्तन करेगा, और CO2 लगातार एक्यूमुलेट होता रहा तो वो टॉक्सिक केमिकल के समान व्यवहार कर सकता है। तो CO2 को बाहर निकालना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूअस रिमूवल जरूरी है, ठीक है। मतलब ये क्यों, व्हाई वी नीड के, व्हाई ब्रीथिंग रिक्वायर्ड, व्हाई ब्रीथिंग रिक्वायर्ड, व्हाई ब्रीथिंग रिक्वायर्ड, क्यों ब्रीथिंग की आवश्यकता है? क्योंकि हमारी सेल्स को एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए, कोशिकीय श्वसन के लिए लगातार ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी। और मेटाबॉलिक प्रोसेस में CO2 लगातार बाहर निकलता है जो टॉक्सिक हो सकता है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ब्रीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, के मतलब आपने सेल में से बने हुए CO2 को बाहर निकाल दिया, बदले में O2 को अंदर ले लिया, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं, और कॉमनली इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कोशिकीय श्वसन से अलग होता है बेटा, याद रखना, कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है, समझ गए ना। अब गौर से देखिए, एक तरफ आप देख रहे हो ब्रीथिंग, जिसे कॉमनली हम रेस्पिरेशन कहते हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को देख रहे हैं आप, ठीक है। तो एक, ठीक है, तो ब्रीथिंग में हमने केवल गैसेस को अंदर बाहर किया, हमने वेंटिलेशन किया इसमें यहाँ पे कि ऑक्सीजन को अंदर लिया, CO2 को बाहर निकाला, ये ब्रीथिंग है बेटा। लेकिन सेल के लेवल पर जाकर जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में CO2 बाहर निकलती, वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन ना आ रहा है, इसलिए हम एक काम करते हैं, डिफरेंस को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। एग्जाम में पूछ लिया तथा 2 कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में लिखिए ब्रीथिंग, दूसरे में लिखिए रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में लिखा इट इज ए केमिकल प्रोसेस, कि एक रासायनिक प्रक्रिया है रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग में देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज, ऊर्जा मुक्त होती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे टाइटल को हम करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना, है ना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे आप। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, ब्रीथिंग में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि कोशिकीय श्वसन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ब्रीथिंग डिफर अमंग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीवों में ब्रीथिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। किसी में गिल्स से होता है, किसी में लंग्स से होता है, किसी में बुक लंग्स से होता है, किसी में बुक गिल से होता है, किसी में ट्रैकियल सिस्टम से होता है, किसी में सिंपल डिफ्यूजन से होता है। तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन
सेल ऑक्सीजन को एक ही तरीके से इस्तेमाल करती है। सेलुलर रेस्पिरेशन का बेसिक मैकेनिज्म सब में सेम होता है एंड द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन पूरा लिखना है, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज सेम इन ऑल, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज सेम इन ऑल। के कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया सब में सेम होती है, एक समान होती है बेटा, याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर। Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। किस पे डिपेंड करता है, यानी ये भी MCQ बेटा है, MCQ के यानी जो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म है ये जीवों में अलग अलग होती है, किस पर निर्भर करती है, वे कहां रहते हैं इस पर निर्भर करती है, और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस पर निर्भर करती है, कि वो सेलुलर लेवल के हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, पानी में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, किस तरह का उनका हैबिटेट है इस पर वो निर्भर करता है, ठीक है। जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि अलग अलग के, जैसे कि स्पाइडर मकड़ी है के एरेक्निडा, हम स्पाइडर की बात करते हैं, ऑर्थोपोडा की बात कर रहे हैं, तो इसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं, यानी जो मकड़ी है स्पाइडर है उसमें ब्रीथिंग के लिए बुक लंग्स हैं जो गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, स्पाइडर में देखने मिला, ठीक है। जबकि वर्ड्स की बात करें हम, चिकिनिया वर्ड्स की बात करें, ठीक है, तो इनमें हमको लंग्स देखने मिलते हैं, और इनके और हमारे लंग्स में एक अंतर है कि बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं उनमें हमको एयर सैक देखने मिलते हैं, उनमें एयर सैक होते हैं, हमारे लंग्स में एयर सैक नहीं होते, ठीक है, याद रखना। एनिमल किंगडम में सब चीजें पढ़ाई हुई मैंने आपको। फिर जो स्पॉन्जेस हैं ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं बेटा, ये इनमें क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन, इनमें क्या होता है, इनमें होता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रू सरफेस के, इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है थ्रू सरफेस के, वाटर के अपने सेल जो है हर एक सेल जो है वो ऑक्सीजन को सीधा डायरेक्टली ले लेती है उठ के। फिर फिश देखेंगे, मछली में क्या होता है, मछली में हमको गिल्स देखने मिलते हैं, कैटरपिलर एक इंसेक्ट है, इसके अंदर हमको स्पाइरेकल्स देखने मिलते हैं, हमें क्या देखने मिलते हैं, हमें स्पाइरेकल्स हमको देखने मिलते हैं। तो मतलब अलग अलग एनिमल्स में ये ब्रीथिंग का जो तरीका है वो वेरी करता है, ठीक है, परंतु मत भूलना बेटा इस बात को, सेलुलर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, कोशिकीय श्वसन की मैकेनिज्म जो प्रोटोजोआ में है वही प्लांट में है वही एनिमल में, सब में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया सेम होती है, लेकिन ब्रीथिंग के तरीके अलग अलग हो सकते हैं एनिमल्स में, ठीक है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, सिलेंटेटा हैं, फ्लैटवॉर्म है, ये सिंपल डिफ्यूजन थ्रू दी बॉडी सरफेस उसके थ्रू जो है वो ब्रीथिंग करते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं हम के, हमने कह दिया स्पॉन्जेस, सिलेंटेटा, फ्लैटवॉर्म ये अपनी बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन करते हैं। अर्थवर्म जो कि एनिलिडा है, इसमें आपको मोस्ट क्रिटिकल स्किन के ऊपर जो है वो कुटेनियस रेस्पिरेशन देखने मिलेगा, स्किन जो है वो नम होगी इसकी, उसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। के इंसेक्ट जो होते हैं उनमें हमको ट्यूब का एक नेटवर्क देखने मिलता है, इन्हें हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, तो ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू जो है वो इनमें हमको इंसेक्ट में हमको रेस्पिरेशन देखने मिलता है। ये सब मैच द कॉलम में आता है, इसको आप बिल्कुल जनरल मत समझ लेना, ये एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ एमसीक्यू, इसको मैच करने के लिए बेटा याद रखना, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ दी एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में और मोलास्का में हमको गिल्स देखने मिलते हैं, गिल्स जो होते हैं वो हमको एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में देखने मिलते हैं हमको, के फिर जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं उनमें हमको लंग्स देखने मिलते हैं, जो अब यहां पे लिखा हुआ है वेस्कुलराइज बैग्स, इसका मतलब क्या है, मतलब लंग्स के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है और ये प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो होती है उसके थ्रू एयर एक्सचेंज को कर पाते हैं, ठीक है। तो वेस्कुलराइज मतलब वेस्कुलर सप्लाई बेहतर प्रकार की होती है, ऐसी थैलियों को हम लंग्स कहते हैं। तो व्हाट इज लंग्स के, तो एक वर्ड में इन्होंने बोला वेस्कुलराइज बैग्स के, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो थैलियां ऐसी जिनमें कि वेस्कुलर सिस्टम कनेक्टेड है वो क्या है, उन्हें हम लंग्स कहते हैं, ठीक है। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स के, वर्टिब्रेट में मछलियां गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं वो लंग्स का यूज करते हैं। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग होते हैं ये अपनी नम स्किन से भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इवन दे कैन रेस्पायर थ्रू देयर बक्कल कैविटी आल्सो, के जो स्किन का लेयर होता है नम के, अपनी बॉडी की स्किन से भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। मैमल्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको देखने मिलता है, क्लियर। तो हम समझ गए, मतलब ये है कि यहां पर जो बात चल रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रही है, मतलब यहां पर हम ब्रीथिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, कहीं पर लंग्स हैं, कहीं पर बुक लंग्स हैं, कहीं पर बुक गिल्स हैं, कहीं पर जो है हमने क्या देखा ट्रैकियल सिस्टम है ना, कहीं पे गिल्स प्रेजेंट है, तो ये वेरिएशन हमको देखने मिल सकता है, क्लियर। आप देखिए
जो ह्यूमंस हैं उनमें वेरी वेल डेवलप्ड के विकसित प्रकार का उनमें हमको जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने मिलता है, जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म देखने मिलता है। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एज एक डॉक्टर के तौर पे यदि हम देखें, यहां पे यदि हम एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पे देखें तो हम बोलते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो हिस्सों में बटा है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कभी आप डॉक्टर के पास आते हैं, गला खराब है, टॉन्सिल है, तकलीफ है, ठीक है, खांसी चल रही है, कि डॉक्टर चेक करता है, फिर वो पर्चे पे ऐसा लिखता है, डॉक्टर के लिखने का तरीका होता है, वो ऐसे लिखता है URTI, ठीक है, ये डायग्नोसिस इनका लगा लिखा उसने, ऐसा सिंबल करके लिख देगा। इसका मतलब है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऐसा लिख देगा वो आपको LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब देखिएगा पर्चे उठा के, जो पुराने पर्चे हैं, ठीक है, जो कोई भी समझदार डॉक्टर जो होता है, जो MBBS डॉक्टर होता है, वो हमेशा अपने पर्चे पे डायग्नोसिस जरूर लिखता है, ठीक है, और लिखना चाहिए। मरीज को पता होने का हक है। मैं क्लियर कर दूं कि मेडिकल प्रोफेशन में ये है कि मरीज के अपने राइट है कि ही शुड नो अबाउट कि उसे बीमारी क्या है, ठीक है, प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, ये उसे मालूम होना चाहिए, ठीक है। LRTI कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है। कई बार डॉक्टर क्या करता है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देता है, मतलब मुझे लगता है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, परंतु और जांच करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने टेस्ट लिखे। डॉक्टर लिखता है, पर्चे पे लिखता है CXRPA, मतलब चेस्ट एक्सरे पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करो, उल्टा खड़ा रखना, पीछे से पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू आना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे उसने लिख दिया एडवाइस PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT कराओ, इसका लंग्स का कैपेसिटी मालूम चले कि कितना ये लंग्स इसका काम करता है, PFT कराया जाए इसका, ठीक है। मतलब ये सब मेडिकल लैंग्वेज के ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमको ये पता होना चाहिए, चलो ठीक है, अभी हम MBBS नहीं कर रहे हैं, पर करने जाएंगे ना एक दिन, पता तो होना चाहिए हमको। हमारे घर में भी लोग बीमार पड़ते हैं, हमारे घर में भी लोगों को जो इलाज चल रहा होता है, तो हमको कम से कम पर्चा देख के कुछ तो समझ में आया, हमें कि कुछ तो समझ में आया कि क्या लिखा है पर्चे के अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे, जब कोई बोलता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसका मतलब है वो बात कर रहा है नोज की। नोज क्या है, नोज इज द पैसेज वे फॉर एयर, यानी एयर के अंदर आने का रास्ता है, ठीक है। नोज से अंदर आने पे क्या होता है, नजल कैविटी दिखाई पड़ती है हमको। नजल कैविटी जो होती है बेसिकली ये एयर को वार्म करती है, एयर, इसमें हेयर्स होते हैं, इसमें म्यूकस होता है, एयर को फिल्टर करती है, और एयर में नमी को, जो कि म्यूकस होता है वो एयर को नम बनाता है। एयर को जो है वो जो स्किन में जो वेस्कुलर सप्लाई होती है नजल कैविटी में, उससे एयर वार्म होती है, और जो है वो जो हेयर, नजल हेयर होते हैं, वो उसको फिल्टर भी करते एक प्रकार से, के तो फिल्टर करने का, वार्म करने का, मोस्ट करने का काम होता है नजल कैविटी का, ठीक है। फिर क्या हुआ, फेरिंग्स है, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे। फेरिंग्स का एक हिस्सा जहां से एयर अंदर आ रही है वो नेजोफेरिंग्स है, वो क्या हिस्सा, नेजोफेरिंग्स है, और जहां से फूड अंदर आ रहा है वो ओरोफेरिंग्स होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स इज कॉमन पाथवे, चौराहे के समान है एयर के लिए और फूड के लिए, ठीक है, ठीक। फिर इपीग्लॉटिस क्या है, इपीग्लॉटिस वो कवर होता है जो लैरिंग्स को कवर करता है। लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है। ट्रेकिया के ऊपर मैंने कहा ग्लॉटिस वाले हिस्से में एक साउंड बॉक्स प्रेजेंट है, जब हम जो एयर को बाहर निकालते हैं उसके ऊपर जो है वो वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड कंपन करते हैं और मैं बोल पाता हूं। आप उसको, मेरे जो बोल रहा हूं ना, बेसिकली मैं कुछ तरह के कंपन, साउंड वाइब्रेशंस को क्रिएट कर रहा हूं, मैं कुछ तरीके में जो है वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसका मतलब आप जानते हैं। आप हिंदी जानते हैं तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझ गए, आपके इंग्लिश जानते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस, ठीक है, आप समझ गए ना। तो लेकिन यदि हम कुछ ही और भाषा में बात कर रहे होते, चिंग चोंग चुई, चुई पुई पुई, टुई पुई लुई, समझ में आया? मेरी भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये है चाइनीज के। यदि मैं चाइनीज में क्लास यहां पर ले रहा होता कि टिंग टोंग टुई, लुई पुई चुई, ठीक है, तो आई बात समझ में नहीं आएगी ना, क्योंकि इस वाइब्रेशन से आप परिचित नहीं है। आप यहां पर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, वो कह रहा है साउंड का, मुझे साउंड सुनाई दे रहा है, आई कैन प्रोड्यूस साउंड एंड यू कैन हियर द साउंड बट यू कैन नॉट इंटरप्रेट द साउंड, क्योंकि वो वाइब्रेशन आप उसको पहचानते नहीं है। कोई भी भाषा जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा, अभी हम बात करें जो वाइब्रेशंस है वो प्रोड्यूस कहां से, वो जो है वो लैरिंग्स में जो साउंड कॉर्ड है जो वहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड से उससे प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये पूरा हिस्सा जो होता है, मतलब लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ठीक है, ये सभी हिस्से
जो है वो कहां आते हैं अपने, कि हमने बोल दिया, हमने लिख दिया इसमें राइनोरिया, नाक बह रही है, राइनाइटिस एक्यूट, मैंने कहा एक्यूट राइनाइटिस के, या हमने बोला मैंने आपसे कहा एलर्जिक राइनाइटिस कि एलर्जी हो गया है, राइनाइटिस हो गया है कि, तो मतलब ये नजल इपिथेलियम के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया है और इसलिए जो है वो एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, उसके कारण जो है वो रनिंग नोज हो रहा है, ठीक है, तो यूआरटीआई मत है। लेकिन जब इन्फेक्शन जो है वो पहुंचता लंग्स तक के, लंग्स जहां जिस कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है, प्लूरल कैविटी की बात करें, लंग्स की मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें हम के, तो वो सब किस में आता है, वो आता है एलआरटीआई में, एंड दैट इज सीरियस इशू के यहां पर जो है मेडिकल इंटरवेंशन को जो है वो बड़े पैमाने पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कारण ये है कि यहां पर लंग्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और जब लंग्स तक इंफेक्शन पहुंचता है तो खतरा हो सकता है, और कोरोना वायरस ने यही किया, लंग्स तक इंफेक्शन को लेके गए। इसलिए नॉर्मल लोगों को लगता है कॉमन कोल्ड के समान है, अरे कॉमन कोल्ड यूआरटीआई होता है भाई, और कोरोना का इंफेक्शन एलआरटीआई तक पहुंच जाता है, इसलिए ये खतरनाक है, ठीक है। चलिए, तो हम समझ गए, हमने कहा कि ये पूरा हिस्सा जो है वो हमने कहा कि जब लंग्स तक हम गए बात, तो वहां तक क्या आ गया, हमारा आ गया जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आ गया यहां पे। अब देखिए ओवरऑल हम बिल्कुल सिंपल देखें, नोज है, माउथ है, ट्रैकिया है, ठीक है, माउथ को हमने हटा दिया, हमने कहा नोज हुआ, नोज से कनेक्ट हुआ, और नेसोफेरिंक्स जो है आपका लैरिंगोफेरिंक्स वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, देन द ट्रैकिया वाला हिस्सा आ गया यहाँ पे, और फिर आप देख रहे हैं लंग्स तक। तो अब ये पूरा का पूरा क्या, एक सिंपल सा एक जो है वो हम क्या बता रहे हैं, सिंपल सा एक रास्ता है कि एयर कैसे आती है ना, एयर नोज से आया एयर के, और यहाँ पे क्रॉस किया, फेरिंग्स को क्रॉस किया, फेरिंग्स चौड़ाई के समान क्रॉस किया, देन ये ट्रेके तक पहुंचा और यहां से ये लंग्स तक पहुंच गया, और लंग्स से क्या हुआ, ये एल्वेओलाई के थ्रू जो है वो ब्लड तक आ गया, ठीक है। तो हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हैज 5 फेजेस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में 5 अवस्थाएं या 5 प्रवस्थाएं होती हैं। पहली प्रवस्था होती है ब्रीथिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, ठीक है ना। मैंने कहा ना वेंटिलेशन, जैसे अब आप बोलोगे सर वेंटिलेशन वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हो, इसका मतलब नहीं समझा रहा है। अरे यार तू अपने घरों में खिड़की होती है, मम्मी पापा बोलते हैं ना शाम को, अरे जरा खिड़कियां खोल दो, सुबह सुबह देखा होगा, सुबह मम्मी उठाने के लिए खिड़की दरवाजे से खोल देती, बोलती है, अब आप बोलते हो मम्मी सुबह सुबह की खिड़की खोल दी, रोशनी आ जाती है, नींद खुल टूट जाती है। वेंटिलेशन जरूरी है। घरों में झरोके बने होते हैं, दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा होता है जो खुला सा होता है, ठीक है, वो सब एयर वेंटिलेशन है, हवा अंदर आएगी, फ्रेश एयर अंदर आएगी, और जो घर की जो एयर है वो बाहर है, लगातार एयर सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, तो वो वही तो होते हैं वेंटिलेशन, है ना भाई। हम कभी कैसे घर में रहना पसंद करेंगे, चारों ओर कोई छेद ही ना हो, इसमें कुछ बाहर का दिखता भी ना हो, हवा भी अंदर ना आती हो, तो कैसे काम चलेगा। वो चुनवाने के जैसा हो गया कि भैया घर, कारीगर से बोल दिया घर बना दो मेरा, खड़े हो गए, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार पीछे, ऊपर छत, हो गए पैक। अब कहां से हवा अंदर आएगी, अनारकली बन जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है समस्या ये है कि एक जिसे हमको चाहिए होता है वैसी बॉडी के लिए वेंटिलेशन के लिए जो है रास्ता के, तो हमने क्या कहा, पहला जो है वो क्या है, सबसे पहला फेज क्या हो गया, वो हो गया गैसेस एक्सचेंज बाय लंग्स, ये कि वेंटिलेशन करता है, इसी को ब्रीथिंग कहते हैं हम, ठीक है। फिर एक टर्म यूज करते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी श्वसन, बाहर श्वसन के मतलब गैस जो होती है वो ब्लड जो लंग्स से, वो लंग्स की एल्वेओलाई से ब्लड तक पहुंचती है, एंड दिस इज द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एल्वेओलाई एंड ब्लड, या ब्लड एंड लंग्स एल्वेओलाई बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर ब्लड, अब देखो अभी भी बात खत्म नहीं है, अभी रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी कहां आ गया ये गैसेस कहां आ गई है, ये आ गई गैसेस आ गई है ये ब्लड के अंदर, तो गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमको यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि गैसियस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना, CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होती है,
ये भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, बात करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज है, ब्लड से बॉडी सेल्स कैसे गैस को अंदर लेती है, कैसे CO2 को बाहर रिलीज करती है, O2 को अंदर लेती है उठ के। देन सेलुलर रेस्पिरेशन कि अब सेल्स के पास जो गैस ऑक्सीजन पहुंच चुका है उसे वो कैसे यूज करती है, कैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस में वो CO2 को प्रोड्यूस करती है, वो इसके अंदर आता है। मतलब ये है कि पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में 5 फेज इन्वॉल्व है और उसमें से एक फेज हम अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा फोकस केवल इस पर है। हमारा फोकस है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहां हमारा फोकस है। ठीक है, ये हो गया ब्रीथिंग और ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज याद है ना, चैप्टर का टाइटल क्या है? अरे 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर का टाइटल क्या है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मतलब आपको ब्रीथिंग वाला फेज समझना है, गैस के एक्सचेंज वाला फेज आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो देखिए, जब ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं मतलब एयर को अंदर लेने की बात कर रहे हैं, ब्रीथ जो है इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, ब्रीथिंग आउट की बात कर रहे हैं, एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं हमके, तो एयर इनहेल्ड होती है। तो देखो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो प्रेशर मैकेनिज्म पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेशर मैकेनिज्म। आवर लंग्स बिहेव लाइक ए वैक्यूम पंप के समान काम करते हैं। आप देख रहे हैं यहां पे कि एयर को इनहेल्ड किया, चेस्ट एक्सपांड हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं? ओवरऑल हमने कहा कि वॉल्यूम बढ़ गया है, तो प्रेशर घट गया है, तो हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो लंग्स के अंदर एयर आ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए हमने एब्डोमेन को भी, सांस को भी हमने किया। ठीक है, एक्स्ट्रा हेल्प एब्डोमिनल मसल ने भी की यहाँ पे, ताकि प्रेशर जो है वो कम हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए। लेकिन जब गैस को बाहर निकाला तो क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम, यहाँ पे क्या देखा हमने कहा, यहाँ पर वॉल्यूम जो है क्या हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे घट गया। देखो आप गौर से, दोनों इमेज में फर्क देखो आप, घट गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो अब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो गई, मतलब लंग्स से एयर बाहर निकल गई है, एक्सेलेशन हो गया है। ठीक है, एनिमेशन ध्यान से देखिए, आपके यहां पे जो ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो है डायफ्राम। ठीक है, ये क्या है? ये है डायफ्राम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, नॉर्मल हम सांस ऐसे ही लेते हैं, जब आप बाबा रामदेव जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप जो है वो कपालभाति करते हैं, क्या बोलते हैं उसका, ऐसे करते हैं ना, कई लोग सुबह सुबह में देखता हूं, कई बार पार्क में देखता हूं लोग जो है बोल के, जब ऐसे किया तो क्या हुआ है? आपने ऐसे में एयर को बाहर निकालने के लिए अपनी एब्डोमेन की मसल्स का भी आपने इस्तेमाल किया, और एक अच्छा एक्सरसाइज है। बाबा रामदेव एक बहुत ही अच्छे योग गुरु हैं, जो योगा है वो उनका बहुत ही अच्छा है कि वो योगा करना जो बताते हैं कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इसके लिए, तो ही इज वेरी गुड इन योगा, बट ही शुड प्रोजेक्ट सम मेडिसिन। जब वो बोलते हैं कुछ दवाएं कि इस दवाओं से ऐसा होता है, इस दवा में वैसा होता है, तो मैं वहां पर उनसे मतभेद रखता हूं। मैं उनको ऐसा मानता हूं कि बाबा बहुत अच्छा योग करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कोरोलिन को लेके दावा किया तमाम तरह का, तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है कि आप क्या करते हैं कि आप फिर जो है बगैर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के आप जो है, हो सकता है ये मेरा बायस हो बेटा, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करता हूँ कि मैं एक एलोपैथी डॉक्टर, तो हो सकता है कि मुझे लगता हो कि ये नॉन साइंटिफिक है, दैट मे बी पॉसिबल के, तो मैं देखो, मैं एक इंसान व्यक्ति के तौर पर मेरी कोई राय हो सकती है ना। ठीक है, तो उसको लेके आप टिप्पणी ना करें वो बेहतर है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मैं ये मानता हूं कि अभी आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है, आयुर्वेद में बहुत इलाज छिपे हुए हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक वैलिडेशन होगा, आप डबल ब्लाइंड ट्रायल होगा उसका, तो आप दुनिया को बता पाओगे कि आयुर्वेद में कितना पावर है। आप केवल एक बना के आपने बोला कि इसमें जादुई ताकत है, इसमें अद्भुत क्षमता है, तो वो क्षमता दिखना चाहिए ना, कहीं एविडेंस में कहीं आना चाहिए केमिकल, वो तो विज्ञान मानेगा उसको, अदरवाइज नहीं तो प्लेसिबो थेरेपी मान लेते हैं लोग बाग इसको। तो खैर छोड़ते हैं, लेकिन वो जो करते हैं वहां पे क्या, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पे डायफ्राम के अलावा हम बाकी मसल्स के भी हेल्प कर रहे हैं। हमारे लंग्स के एक्स्ट्रा इंटरकॉस्टल मसल्स हुए, हमारे के एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के, एब्डोमिनल मसल, सबकी हेल्प लेते हैं। लेकिन नॉर्मल, जब आप नॉर्मल बैठ के भी पढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल एकदम नॉर्मल बैठे हुए, आप सर पढ़ा रहे हैं, आप पेन एकदम पेन पकड़ा हुआ है आपने, से बोले जा भाई, कितना बोलेगा यार, खत्म कर जल्दी। अब मन में तो आदमी ऐसे ही सोचता है, ठीक है, अरे ऐसा मत सोचा करो यार, है ना। ठीक है, तो खैर, तो कहने का मतलब ये है कि आप लिखे जा रहे हो ना, अभी क्या, अभी आपका ध्यान ही नहीं है सांस पे, बिल्कुल ना, आपने कभी सोचा कि अभी मैं जल्दी से जोर सांस अंदर लो, जोर से बाहर निकालो, नहीं, ये नॉर्मल है।
तो यहाँ पे डायफ्राम ही काम कर रहा है, सिर्फ डायफ्राम, धीमे धीमे डायफ्राम काम करके आपका मेडिटेशन को वो मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं आप, डायफ्राम देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रिलैक्स किया। जब डायफ्राम रिलैक्स करता है ना तो डोम शेप का हो जाता है वो, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैट हो जाता है वो। और ये क्या करता है, ये परिवर्तन कहां लेके आता है, ये वॉल्यूम में चेंज लेके आता है। चलो इस एनिमेशन को देखा हमने। अभी हम बिल्कुल बेटा एकदम आज का जो लेक्चर है वो बेसिक फंडामेंटल पर लेक्चर है, कि पहले हम चीज जो चैप्टर की सोल तक तो पहुंचे हम, ठीक है। देखो है ना, इस एनिमेशन को गौर से देखना बेटा, इसको भी ठीक हो, देखो है ना, ये वॉल्यूम जो रेड वाला हिस्सा है वो डायफ्राम मान लीजिए आप, ठीक है, और जो ब्लू वाला हिस्सा है वो क्या, वो लंग्स है। आप देखिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया ये, ठीक है, इनहेलेशन हुआ, और जब रिलैक्स किया ये एक्सहेलेशन हुआ ये, है ना, ठीक है। एक एनिमेशन हम और देखते हैं, ज्यादा बेहतर एनिमेशन के, 3D एनिमेशन है ये। देखिए ये है सांस को अंदर लेने के लिए वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, रिबकेज ऊपर उठ गया। गौर से देखना, ये सब बातें बताऊंगा, ये सारी बातें आगे बताऊंगा। अभी आप समझो, चैप्टर की सोल तक पहुंचो। रिबकेज को आगे बढ़ा दिया, अब आगे बढ़ाने में कौन से मसल रोल प्ले कर रहे हैं इस पर बात करेंगे हम, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, ओवरऑल जो है वो वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर गिर गया, प्रेशर कम हो गया तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अंदर आ गई लंग्स में के, और जब रिब केज को वापस अंदर ले गए, डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो फिर वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो अब एयर लंग्स से बाहर निकल गई। क्लियर, ठीक है। अब जो इमेज हमें जो हमारे वर्कबुक के अंदर, अब कई बच्चों ने कहा सर हमको वर्कबुक नहीं मिलती, कहां पर है वर्कबुक के लिए? आपको बायोमेंटर्स ऑनलाइन वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा, वहां पर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे आप तो आपको जो है वो डाउनलोड सेक्शन के अंदर वर्कबुक आपको मिलेगी, ठीक है ना। जो वर्कबुक है वो वहाँ डाउनलोड सेक्शन आप ढूंढेंगे बेटा, वहाँ पे ऐप के अंदर, वेबसाइट के अंदर भी सर्च है, वहाँ पे ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएगा वर्कबुक, ठीक है। अभी क्या कहा मैंने आपसे, अभी मैंने आपसे कहा ये जो इमेज है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये लेवलिंग के लिए एग्जाम में आएगा बेटा, वर्कबुक के अंदर इसको लेवल कर लेना। मैंने कहा भी है कि आप में से जो बच्चे वर्कबुक को सबसे अच्छे से भरेंगे, पूरा वर्कबुक भरेंगे, उसके बाद अपना वर्क को मैं ईमेल आईडी दूंगा, सबमिट करेंगे, एग्जाम के बाद आप सबमिट करेंगे तो मैं 5 ऐसी वर्कबुक जो सबसे अच्छे से भरी हुई है उनको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, ठीक है। सबसे ऊपर आप देखें इपीग्लॉटिस, अब ये क्या चीज है, अरे ग्लॉटिस को कवर करने वाला कवर, ईपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर, ईपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर इपीग्लॉटिस बोलते हैं, और ये एक तरह का कवर है जो कवर करता है सब कुछ। जैसे भोजन को निकला तो गलती मत करना, फूड यदि ट्रेकिया में गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेकिया इज नॉट फॉर फूड, डाइजेशन का कुछ भी नहीं वहां पे, तो फूड को वहां से बाहर निकालना पड़ेगा भाई, गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ठीक है। ये लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स, ठीक है, बुक साउंड बॉक्स के अंदर अटके। फिर ये है ट्रेकिया, ट्रेकिया में आपको रिंग दिखाई पड़ रही है, आपको कार्टिलेज से बनी हुई रिंग है, ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए। कोई प्रेशर है, कोई चीज सोते, अब आप सो रहे हैं उल्टे सो गए आप, तो ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए, है ना, कोई चीज किसी ने तो एकदम से ट्रेकिया कोलैप्स नहीं करता। ट्रेकिया जो है वो वहां पे एक सर्कुलर रिंग जो है वो सी शेप रिंग पड़ जाए, ऐसी सी शेप की रिंग होती है, हम देखते हैं आगे। फिर देखिए ट्रेकिया जो है ब्रोंकस में कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया, ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया। फिर आप देख रहे हो ये ब्रोंकाई जो है वो कई सारे ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो गई हैं, ब्रोंक्यूल्स जो है वो कई सारे एल्वेओलाई को, ब्रोंक्यूल्स से कई सारे एल्वेओलाई जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर लंग्स की जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो प्लूरल मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ, ताकि लंग्स नॉर्मली काम कर सके, उनको फ्रैक्शन का सामना ना करना पड़े, वो प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये लंग्स है, और ये आपको रिब्स दिखाई पड़ रही है, एंड दिस इज दी डायफ्राम, जो वॉल्यूम के परिवर्तन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक ईच एंड एवरीथिंग के हर एक चीज जो यहां पे दे रखी है बेटा, उसकी लेवलिंग हमें मालूम होना चाहिए, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बेटा लेवलिंग का बहुत ध्यान रखना है ना, ठीक है। फिर फेरिंग्स, हमें मालूम है फेरिंग्स में ऊपर का हिस्सा ये नेजोफेरिंग्स है, ठीक है, ओरोफेरिंग्स है, हाइपोफेरिंग्स है, ये नजल कैविटी है, एयर यहां से अंदर गया, यहां से आया, यहां से एयर जो है वो मूव करके ये कहां पहुंचा, ये यहां, ठीक है, यहां ट्रेकिया तक एयर जाएगा, ऐसे, ठीक है। मैंने मार्क करते में गलती कर दिया, इसको ऐसे गया और ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है ना। तो ये क्या है आपका फेरिंग, तो इसका मतलब ये है कि जैसे यहां पे ओरल कैविटी थी, यहां पे नजल कैविटी ऊपर प्रेजेंट है। नजल कैविटी जो होती है बेटा, इसमें नजल टर्मिनेट्स पाए थे, इसमें जो है नजल बोन के, आपने सुना होगा कई बार आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि भाई जो है नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक की हड्डी बढ़ गई है
डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर कहता है आपको लगातार तकलीफ होती है सांस लेने में, खर्राटे खूब आते हैं और जो है वो जुकाम बना रहता है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि भाई नाक की हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये नाक की हड्डी बढ़ गई कौन सी चीज़ है, ये तो है ही है अंदर, चूंकि नजल बोन के अंदर भी जो टर्मिनेट्स पाए जाते हैं, वो टर्मिनेट का कई बार जो है वो साइज बढ़ जाता है, डिमॉर्फ कर जाते हैं कई बार वो, तो उनको फिर ऑपरेट करके ठीक करना होता है, उसे नाक की हड्डी का बढ़ना कहते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि ह्यूमन बींग्स का देखें तो उसमें दो बड़ी चीजें हैं इसमें। नंबर एक, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इसको हम, एक होता है कंडक्टिंग पोर्शन, जहां से केवल एयर जो है आ रही है, जैसे नोज हुआ, फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स हुआ, ट्रेकिया हुआ, ब्रोंकाई हुआ, ठीक है, लोबुलर एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। लोबुलर ब्रोंक्यूल जो होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले होते हैं, लंग्स के अंदर हैं, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल भी लंग्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये इन पर एल्विलाई जुड़ी होती है, इन पर एल्विलाई जुड़ी होती है। ठीक है, फिर तो ये सारा क्या है, सारा का सारा क्या है, ये कंडक्टिंग पोर्शन है। यहां से हवा ब्लड में नहीं जाती है, यहां से जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो ब्लड में नहीं मिलती है। अरे ट्रेकिया से ऑक्सीजन सीधा ब्लड में नहीं जाता है, ब्रोंक्यूल से ऑक्सीजन सीधा ब्लड में नहीं जाता है। ऑक्सीजन को यदि ब्लड में जाना है तो कैपिलरी के थ्रू जाना पड़ेगा, और CO2 को बाहर निकाल कैपिलरी से इसको एल्वियोलाई में आना पड़ेगा। तो जो रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है इसका, जहां पर गैसेस एक्सचेंज देखने मिलता है, वो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाइट की, ये रेस्पिरेटरी पोर्शन है। वेरी वेरी IMP, कई बच्चे गलत कराते हैं इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का है, उसको हम दो पोर्शंस में बेटा डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टिंग पोर्शन होता है, जहां पर नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लोबुलर एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल शामिल होते हैं, और जो इसके बाद का जो हिस्सा होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जुड़े होते हैं, जो सीधा सीधा एल्वियोलर डक्ट से जुड़े होते हैं, एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलाई से जुड़ी होती है। तो आखिरी जो हिस्सा होता है, आखिरी तीन चीजें, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाइट के, ये गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। इनके पास में कैपिलरी का जाल होता है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है। ठीक है, क्लियर। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी को भूलना नहीं है हमको, या साथ लेते चलना, लेकिन जहां एनसीईआरटी कुछ कहना चाहती है बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, उसे हमें समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा खूब इंटरेस्ट लीजिए इसमें, के खूब सारे क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, एमसीक्यू जो डीपी में मिलते हैं, बड़ी संख्या में आपको एमसीक्यू दिए मैंने। ठीक है, हर चैप्टर के मैंने कम से कम आपको जो है, हर चैप्टर के कम से कम मैंने 300-400 क्वेश्चन आपको लगवाए हुए हैं। इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूं बेटा पढ़िए, बस मेहनत कीजिए। ठीक है, आप में से कई लोग बोलते हैं, अब कई लोग मुझको बोलते हैं, सर वो आप मेंटी यूज कर लो, ठीक है, आप लाइव क्लास ले लो, आप वन शॉट ले लो, आप ये ले लो। अरे भाई, तुम जहां भी से भी तुम आइडिया ये लेके आते हो ना, मेरे को आइडिया मत दिया करो। मैं सिंपल सा है कि मैं आपको एक ऑफलाइन क्लास से पढ़ाता वैसे ही पढ़ा रहा हूं बेटा। मुझे नए नए प्रयोग करके आपका वक्त बर्बाद नहीं करना है। मुझे इतना पता है कि जो सिलेबस है उसे टाइम पे पूरा करें, उसको डेप्थ में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, वही काम आएगा। इंटरटेनमेंट चैनल ये नहीं है, यहां पर हम नई नई चीजें नहीं करेंगे, यहां पर हम वही करेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, बुरा लगता है तो कहीं और जाइए। मेरे को इधर उधर से आइडिया लाके मत दिया कीजिए, क्योंकि कारण यह है कि ये टाइम टेस्टेड वेल प्रूवन चैनल है। ये मार्केटिंग प्रोपेगेंडा, मार्केटिंग गिमिक नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 बच्चा पढ़ता है, कि 10,000 बच्चा पढ़ता है, कि 1 लाख बच्चा पढ़ता है। जिसको इस बात से फर्क पड़ता है कि जितना बच्चा पढ़ता है उसमें से बच्चा कितना निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए। ठीक है, हमें अपना वैल्यूएशन केवल एक ही तरीके से बढ़ाना है। हमको हमारा वैल्यूएशन पैसे में नहीं बढ़ाना, हमको हमारा वैल्यूएशन बढ़ाना है सक्सेस में। जितना बच्चा पढ़ता है, कितना बच्चा निकलता है, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आपकी रैंक हमारे लिए मैटर करती है, आपका सिलेक्शन मैटर करता है, लेकिन हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि आपकी रैंक को लेकर हम बड़े बड़े फोटो लगा के अखबारों में छाप दें, उठा के चैप दें, सब जगह पे गाना गाने लगे कि मैं ये मेरे कारण निकला है। अरे भाई, वो उसके कारण निकला है, तुम तो केवल जरिया मात्र थे। ठीक है ना। तो हमें कोई इस बात का गुमान नहीं है कि हम जो है वो कोई महानता, मतलब कोई महान काम के लिए आपको जो है आपको हम जो है महान बना सकते हैं। एक्चुअली आप स्वयं ही करेंगे जो करेंगे, और वो आपका अपना अचीवमेंट होगा बेटा। ठीक है, लेकिन हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां पर हमें चलने दीजिए। वहां पे कई डिस्टर्बेंसेस होते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, कई बार मन उखड़ जाता है। फिर आपको लगता है कि यार हम इनके लिए एफर्ट कर रहे हैं, और ये 25 जगह जाके जो है वो हॉपिंग करते फिर रहे हैं, इधर जाते उधर जाते। इतना वक्त आता कहां से? आपके पास इतना वक्त होना ही नहीं चाहिए। बायोमेंटर्स का जो प्लेटफॉर्म है, इतना हाईली इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है कि यू इवन डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। कि टाइम कैसे मिलेगा? आप पूरा फॉलो कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि 8 दिन में की कमांडो ट्रेनिंग का मतलब क्या है। क्लियर? चलिए, तो अभी
एनसीईआरटी बिल्कुल मिस नहीं करना है, डीपीएस फिजियोलॉजी में कोई मिस नहीं करना है, कोई टेस्ट मिस नहीं करना है। प्लीज मेरा आपसे आग्रह है बेटा कि आप मेरे कहने पे आप अटेम्प्ट तो करा करो टेस्ट को जाकर के, आप डीपीएस मिस मत क्या करो। आप में से कई बच्चे मिस करते हैं, परफॉर्मेंस शीट भी नहीं पढ़ते, तो ये गलत काम है कि ऐसा मत करो, है ना, समझा रहा हूं बेटा। बाद में फिर आप बोलोगे ना सर मैं डिप्रेस हूं, मेरा नहीं हुआ इस बार, क्या करूं। मैं बोल रहा हूं अभी फॉलो कर लो बेटा, ऐसा वक्त ही नहीं आएगा कि डिप्रेस होना पड़े, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हमारे पास एक जोड़ा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं, ठीक है, हमने बना लिया नोज, ठीक है, ये नोज की है ना, है नोज की ओपनिंग, ठीक है, तो ये हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, ठीक है। ये आंखें बना ली हमने यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन हो ना कि ये मालूम चल जाए हमको, ठीक है ना, ठीक है। फिर ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप, अब ये इसमें क्या पढ़ने पता ही ना, नाक तो हमारे सबके पास बैठ के, तो मैंने कहा अपर लिप के ऊपर जो है वो वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के इट, अब यहां से बात, इट लीड टू द नजल चैम्बर थ्रू द नजल पैसेज के, दिस इज द नजल पैसेज और ये नजल चैम्बर में पहुंचता है अंदर, ठीक है। द नजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, नजल चैम्बर फेरिंग्स में खुलता है आके, ठीक है। फेरिंग्स एक वो हिस्सा होता है जो फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज के रूप में होता है। फेरिंग्स ओपन होता है कहां पर, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, लैरिंग्स रीजन ट्रेकिया के सबसे ऊपरी हिस्से में, ट्रेकिया के सबसे पहले हिस्से में सबसे पहले होता है लैरिंग्स होता है, वहां पर जाकर ये ओपन करता है, ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेज से बना हुआ एक बॉक्स होता है, ठीक है, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसे इसलिए हम साउंड बॉक्स कहते हैं, इसलिए इसको हम जो है वो साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वोकल बॉक्स भी कहते हैं, कार्टिलेज बॉक्स भी कहते हैं इसको हम, के लैरिंग्स होता है वो साउंड बॉक्स है, वोकल बॉक्स से बेटा कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स होता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ट्रेका के पहले अगले हिस्से में हमको ये देखने मिलता है, ठीक है। देखिए ये नजल कैविटी है ना बेटा, नॉस्ट्रिल देख रहे हैं आप, नजल, दीज आर दी नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर क्या है बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख नजल कैविटी है, फिर आप देख रहे हैं आपको जो है वो दिखाई पड़ रहा है ये लैरिंग्स वाला हिस्सा दिखाई, ट्रेकिया का ऊपर, ट्रेकिया का सबसे ऊपर ये यहाँ पे लैरिंग्स वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आपको, ट्रेकिया विंड पाइप है, ये ट्रेकिया दिखाई पड़ रहा है आपको, कहाँ गया ये लंग्स में अलग अलग जगह पे गया है ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, नजल कैविटी, देन फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर कहाँ है वो ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया से जो ब्रोंकस में गया, देन ब्रोंक्यूल में गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है एयर का जो है वो रास्ता निकलता है। अब देखो हम नजल कैविटी की बात करते हैं, देखो ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से अंदर जो आपको जगह दिखाई पड़ती है, नॉस्ट्रिल से अंदर जगह पर नजल वेस्टिब्यूल कहते हैं, क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, नोज है ना, आप क्या देख रहे हैं आप नोज में, ये क्या है, ये हमारी जो बोन, नोज की जो बोन है वो बोन ये दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि नजल वेस्टिब्यूल दिखाई पड़ रहा है, अंदर आए नजल कैविटी है, नजल कैविटी में आपको दिखाई पड़ रहा है नजल बोन के कुछ उभार दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं टर्बिनेट, नजल टर्बिनेट बोलते हैं। देख रहे हैं आप, सुपीरियर टर्बिनेट है, मिडिल टर्बिनेट है और इन्फीरियर टर्बिनेट आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इसके नजल कैविटी का पिछला हिस्सा कहां खुल रहा है, नेजोफेरिंग्स में खुल रहा है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स वाले हिस्से के पास ही स्टेशन ट्यूब का जो है वो ओपनिंग वहां पर खुल रहा होता है, ठीक है बेटा। फिर ये आगे कंटिन्यू करेगा ओरोफेरिंग्स देन दी लैरिंगोफेरिंग्स के लिए, है ना, देख रहे हैं आप। तो अब देखिए टर्बिनेट, सुपीरियर सबसे ऊपर है सुपीरियर टर्मिनेट, नीचे है इन्फीरियर टर्मिनेट और बीच में होता है मिडिल टर्मिनेट, ठीक है ना। यही नाक की हड्डी है जिसको बोलते हैं लोग कि बढ़ गई हड्डी, वो यही होती है, ठीक है। देखिए है ना, एकदम फैंटास्टिक इमेज है। नजल कैविटी देख रहे हैं आप, नजल चैम्बर देख रहे हैं, नजल बोन दिखाई पड़ रहा है, नोज का कॉट देखो बेटा। अब इसमें भी क्या होता है, गौर से देखा के नाक का ये हिस्सा तो है स्कल से जुड़ा हुआ बोन है इसके, और ये होता है कार्टिलेज, दिस इज दी कार्टिलेज, दिस इज दी कार्टिलेज। देखिए आप, ये कार्टिलेज है बेटा, ये नजल बोन है ना, ठीक है। तो पूरा मैंने कहा ना, ये पूरा बोन नहीं होता बेटा, ये क्या है, ये कार्टिलेज। आप हाथ लगा देखेंगे ना, तो यहां पर आप नहीं प्रेस कर पा रहे वो हिस्सा है बोन, और जहां प्रेस कर पा रहे वो हिस्सा है कार्टिलेज, जहां से मूव कर सकता है, ठीक है। नजल कैविटी, और देखिए आप ये टर्मिनेट दिखाई पड़ रहा है, और ऊपर देखो आप नजल कैविटी में ऊपर तब ऑल्फैक्टरी बल्ब दिखाई पड़ रहा है कि जो स्मेल के लिए होता है, ठीक है, फ्रेग्रेंस के लिए होता है। आप इसको, इससे आप जो है वो स्मेल, किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें कि आपको ऑल्फैक्टरी बल्ब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, है ना बेटा। और ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा हो जाएगा आपका नेजो, दिस इज दी नेजोफेरिंग्स वाला हिस्सा आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना। एडनॉइड से हैं, ठीक है ना। चलिए देखो ना, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स के एकदम बेटा अटेंट, एकदम हमारे दिमाग में इमेज रहना चाहिए। बार आपको मैं इतने सारे इमेजेस दिखाता हूं, बार बार एक चीज बतलाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कभी गलती ना करें, एकदम दिमाग में सेट है चीज आपके।
मैंने पहले आपसे कहा कि बायोमेंटर्स के लेक्चर के बाद में आप जो पहले जानते थे उससे जब लेक्चर खत्म होता है तो उस दौरान चीजें सीखना है आपको, सीधा एमसीक्यू लगाने के लेवल तक पहुंचना है आपको। अब ये मत क्या करो लिख लिया, बहुत सारा लिख लिया, उसके बाद बात अभी समझा नहीं, समझने पे फोकस ही नहीं, अभी नहीं, पूरा फोकस समझने पर होना चाहिए लेक्चर में, ताकि आप लेक्चर खत्म होने के बाद आप एमसीक्यू ढूंढ के लगा सकें आप, ठीक है। डीपीएस मिलेगा वो लगाते बनना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए ना, नजल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है, लैरिंगोफेरिंग्स जिसको हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं बेटा। लैरिंगोफेरिंग्स आप देखें आपको दिखाई पड़ रहा है, लैरिंग्स दिखाई पड़ रहा है, वॉइस बॉक्स दिखाई पड़ रहा है जो ट्रेकिया से जुड़ा हुआ, ट्रेकिया के अगले हिस्से पर प्रेजेंट है। ट्रेकिया के ठीक पीछे, हमारे गले में ट्रेकिया के ठीक पीछे तरफ क्या है वो ईसोफेगस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा हम बोलते हैं एक्चुअली ये हमारा वेंट्रल पोर्शन है, ये हमारा डॉर्सल पोर्शन है, पर हम बोलते हैं एक जो है नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमारे ट्रेकिया के पीछे जो है वो ईसोफेगस प्रेजेंट है, ठीक है ना। देखिए अब लैरिंग्स वाला हिस्सा गौर से देखिए, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिस, वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस एंड सबग्लॉटिस, ये पूरा का पूरा सेट जो है दैट इज द लैरिंग्स, ठीक है ना। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजनस बॉक्स, बोला ना, बॉक्स मतलब कई चीजें उसके अंदर शामिल है बेटा के, देख रहे हैं आप, ये पूरा हिस्सा देखें आप, ये है ना, तो जो वोकल कॉर्ड है इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है ना। ये देखो आप लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स देख रहे हो आप, जो हम बोलते हैं ना बेटा, तो कंपन एक्चुअली इन वोकल कॉर्ड के अंदर कंपन होता है, ठीक है, और उससे ही वॉइस जो है वो जनरेट होती है ना। एपिग्लॉटिस देख रहे हैं ऊपर, एपिग्लॉटिस है, फिर लैरिंग्स है, जब आप खाना भोजन निकलेंगे तो एपिग्लॉटिस कवर कर लेगा इस ग्लॉटिस को, ठीक है, ताकि फूड यहां पर अंदर आए। इसलिए कहते हैं ना खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, उसके पीछे कारण ये कि आप बात करेंगे तो ये हिस्सा खुलेगा तो फूड गलती से यहां पर आ सकता है ना। देखिए ब्रीथिंग जब होते हैं, सांस जब ले रहे होते हैं तो क्या होता है बेटा, तो यह पूरा पैसेज ओपन रहता है, एकदम क्लोजली ओपन रहता है। लेकिन जब आप बोलते हो ना, तो आपका जो है पैसेज को क्लोज करना पड़ता है, नैरो करना पड़ता है, ताकि आपकी जो वॉइस है, जो आपकी वो जो वॉइस है ना, उसके लिए कॉर्ड में कंपन हो सके। यदि कॉर्ड रिलैक्स, जो वोकल कॉर्ड रिलैक्स रहेगा, आपका वोकल थ्रेड, वोकल कॉर्ड रिलैक्स रहेंगे तो आवाज नहीं आएगी ना। आवाज आने के लिए उनको पास होकर जो है वो जैसे सीटी बजाते हैं हम, कभी देखा आपने कि सीटी बजाने के लिए करते हैं मुंह को गोल कर रखे, जीभ को गोल करके। अब मेरे को सीटी बजाना अच्छे से आता नहीं है, ठीक है, कोशिश करके देखते चलो, है ना, कोशिश करके देखते, ठीक है। तो आपको आता है नहीं आता? अरे कई लोग बड़ा अच्छे से ऐसे मुंह में हाथ डाल के सीटी डालते हैं, मेरे को नहीं आया, मैं कभी सीख ही नहीं पाया हो, है ना। ये भी अभी बच गया, हाँ बच गया अभी, ठीक है। तो एक्चुअली जो है यहां पे क्या किया, यहां पर हमने जो है वो एयर को इकट्ठा करके एक प्रकार से एक प्रेशर से निकाला हमने, तो आवाज साउंड जनरेट हुआ। मुझे अच्छे ध्यान है कि जब हम कभी गांव जाया करते थे ना, तो वहां पे वो जामुन का पेड़ था, जामुन के पौधे की जो है वो पेड़ की जो नई पत्तियां, यंग लीफ को तोड़ के जो नई पत्तियां होती थी ग्रीन ग्रीन सी, को तोड़ के गोल फोल्ड करते थे हम लोग, और उसको जो है प्रेस करके फिर बजाने की कोशिश करते थे, फिर उसमें से एक साउंड निकलता था, सीटी बजा करती थी उसमें से, ठीक है। कभी किया कि नहीं किया आपने, पत्ती को रोल करके सीटी बजाई हो, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो सब आप उसको, उसके वॉल्यूम को कम करते हैं, नैरो करते हैं, तब साउंड, जब हवा बाहर निकलती है उससे एक साउंड जनरेट होता है, वैसी साउंड तो हम जनरेट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना, मजेदार। चलिए नजल टर्मिनेट्स क्या होते हैं, आप ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, पर बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। नजल टर्मिनेट्स आर नॉर्मल आउटग्रोथ ऑफ द नजल साइड वॉल बोन दैट आर कवर्ड इन नजल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो हमारी नोज में सुपीरियर टर्मिनेट है, मिडिल टर्मिनेट है एंड इंफीरियर टर्मिनेट के। ये टर्मिनेट्स क्या होते हैं, हमारी नोज की जो साइड वॉल बोन होती है उसके आउटग्रोथ होती है, जिसके ऊपर नजल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि वो इसलिए होती है ताकि जब एयर निकले वहां से तो एयर को थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन मिले एयर को, और वो उस एपिथेलियम से टच होती हुई निकले एयर, और उससे उसमें वार्मथ आएगा, मॉइस्चर आएगा। तो ये तो तरीका है बॉडी का कि उसने वहां पे क्या किया, उसने वहां पे एक प्रकार से जैसी एयर अंदर आती है तो सीधा छेद नहीं दिया कि सीधा अंदर, उसने वहां पर जो है वो टर्मिनेट बना दिया, ताकि वो एयर जब निकले तो वो एक प्रकार से उन टर्मिनेट से गुजरती हुई एयर निकले, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से टकराती हुई एयर निकलेगी, तो उसमें मॉइस्चर भी जाएगा, उसमें नमी भी जाएगी, और उसकी डस्ट है उसको जो वहां पे जो म्यूकस है, म्यूकोसा है, उसमें वो डस्ट चिपक जाएगी उठ के। अब देखो यही है नाक की हड्डी का बढ़ना, टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी is taken these outgrowth become enlarged and obstruct the nose, कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यहां पे यही है नाक की हड्डी का बढ़ना। आपको
आपको कई लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई थी इसलिए ऑपरेशन कराया डॉक्टर ने के, तो वो यही होता है, नजल टर्मिनेट की हाइपरट्रॉफी आती है कई बार, ठीक है। नजल कैविटी जनरली कंटेन्स 3 सेट ऑफ टर्मिनेट, मैंने कहा ना सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर टर्मिनेट हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए इमेज में, ध्यान से देखिए इमेज को, बिल्कुल एकदम डॉक्टर के समान। ऐसे सोचिए आप, ये सोच के पढ़ा कर क्लियर करिए, जब आप मुझसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो कंसिडर योरसेल्फ ए डॉक्टर, कि आप यही मानकर चलिए अपने आप को, बड़ा अच्छा फील होगा, ये मान चलिए कि आप डॉक्टर ही हैं। बस एक एग्जाम की जो देरी है, एक एग्जाम ही तो हमारे आपके और मेडिकल कॉलेज के बीच में सिर्फ एक पेपर है। सोचिएगा बात को, ध्यान से सोचिएगा बात को, आपके और आपकी किस्मत के बीच में, किस्मत उसको बोलते हैं जो सोचा उसको हासिल कर लिया, तो लोग उसे किस्मत कहते हैं, हम उसको कहते हैं अचीवमेंट। आपके और आपके आने वाले कल के बीच में सिर्फ एक पेपर है, सिर्फ एक पेपर है, फोड़ के आना उसको, क्या करना उसको, फोड़ के आना उसको। आपके और आपके आने वाले कल के बीच में, आपके और मेडिकल के प्रोफेशन के बीच में सिर्फ एक पेपर है, उसे फोड़ के आना बेटा। वो पेपर तुमको, कागज के कुछ पन्ने तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य नहीं छीन सकते हैं, याद रखिएगा। उन कागज के पन्नों में जो लिखा है ना, काला पीला जो भी लिखा है ना, उसका उत्तर मालूम होना चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, समझ गए ना। इसलिए दिल से पढ़ा करो, जी जान लगा के पढ़ा करो, कि कुछ पन्ने, कुछ जो पेज का पेपर मिलेगा ना, ये मेरी किस्मत डिसाइड नहीं कर सकता, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मैं जो है वो उस पेपर को फोड़ के आऊंगा। मैं फोड़ का मतलब ये नहीं कि आग लगा के आगे पेपर में, मेरे पेपर मिला, बम लगाया, लपेट के फोड़, सर ने कहा था। अरे फोड़ के मतलब है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आऊंगा, मैं टॉपर बनूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्या बोल रहा था आपसे कि देखो गौर से देखिए, कैसे देखो आप, ये वाला इमेज कितना अच्छा इमेज है, देखिए नॉर्मल नजल टर्मिनेट, देखिए नॉर्मल बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, एयर अंदर आया, यहां अब एयर है तो एयर तो सब जगह फैलेगा, यहां भी फैला, यहां भी फैला, एयर गया, यहां टकराया, यहां टकराया, देखा देख रहे हैं आपके। तो मतलब ये है पूरा ओवरऑल, ये आपको नजर सुपीरियर टर्मिनेट, मिडिल टर्मिनेट, इन्फीरियर टर्मिनेट आप दिखाई पड़ा आपको। तो यहां पे क्या है कि एयर को जो है वो नम होने का मौका मिलता है नजल एपिथेलियम के कारण के, एयर को जो है वो जो है उससे जो उसमें डस्ट होती है उसको भी रिमूव करने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि टर्मिनेट बड़े काम के होते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये बढ़ जाए तो ये मान लो ये बढ़ के यहां पहुंचा, ये बढ़ गया, देखो अब ये बढ़ गया, यहां पे ये बढ़ गया, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया इसने, ये बढ़ गया, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया इसने, तो प्रॉब्लम है ना। फिर तो डॉक्टर बोलेगा नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बार बार जुकाम रहता है आपको, इसलिए हमको उसे ऑपरेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब भी देखा था हम लोगों ने। द ऑल्फैक्टरी बल्ब आर ए पेयर ऑफ स्वेलिंग अबव द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एपिथेलियम का जो नजल एपिथेलियम का ऊपरी हिस्सा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बेटा, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है, जो फ्रंटल लोब, अंडर द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के फ्रंटल लोब के ठीक नीचे होता है, और ये ओडोर इंफॉर्मेशन को जो है वो नोज से ब्रेन तक लेके आता है। मतलब हमारी नाक, याद रखिएगा, हमारी नाक का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, ब्रेन से होता है, ठीक है। हम अवर नोज, यानी हमारा ब्रेन जिस हिस्से से जो है वो बाहर खुलता है, जनरली ब्रेन की कोई ओपनिंग बाहर नहीं है, तो वो जो ओपनिंग है वो नोज के थ्रू है। इसलिए जो है नजल एपिथेलियम जो है वो, उसमें हमने कहा ना जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो ऑल्फैक्टरी पार्टिकल्स को लेती है, ओडोरिफस पार्टिकल को रिसीव करती है, और उसका एहसास होता है ब्रेन को। इसलिए माइग्रेन, कई लोगों को क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, तेज परफ्यूम, मुझे भी माइग्रेन आता है, तेज परफ्यूम है, उससे कई लोगों को माइग्रेन हो जाता है। तो माइग्रेन का संबंध किस चीज से, सिर दुखने लगता है, तो जो वो परफ्यूम से क्यों हुआ, क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन है उससे, उस नोज वाले हिस्से से, ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब से, है ना बेटा। द ऑल्फैक्टरी बल्ब receives signal from the olfactory nerve, receive signal from the olfactory nerve and then transmit them to the brain, ठीक है ना। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से सिग्नल मिले उसको, और उसने उसको फिर ब्रेन को भेज देता है वो ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू, ठीक है ना। देखिए गौर से, ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन दिखाई पड़ रहे हैं आपको, एरोमेटिक सब्सटेंस है, नजल कैविटी है, इसमें ये ऑल्फैक्टरी बल्ब दिखाई पड़ रहा है, इसी का एक हिस्सा यहाँ पर कनेक्टेड होगा ये इसमें, और लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना कि डिओ स्प्रे लगाना चाहिए, है ना, मतलब लोगों की सी बहुत धारणा भाई कि डिओ स्प्रे लगाओ, ऐसे मतलब एक लड़के ने, पुणे का एक लड़का था, उसने एक कंपनी पर दावा किया कि साहब मैं, इस कंपनी ने वो कहा था कि चॉकलेट वाला डिओ स्प्रे लगाओगे और डिओ स्प्रे लगाने के बाद में ऐसे खड़े हो जाओगे तो मतलब कुछ परिवर्तन होगा मेरी जिंदगी में। तो मैंने इसको लगाया और मैं हर चौराहे पे गया,
हर चौराहे पे गया मैंने, खूब सारा इसको डियो को लगाया मैंने, और हर चौराहे जाके मैं ऐसे खड़ा हो गया कि कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ में। लोगों ने पागल और बना दिया, लोगों ने हट यहाँ से, भाग यहाँ से, कहाँ खड़ा हुआ है यहाँ पे, लोगों ने भगा और दिया मेरे को। तो कंपनी पे दावा लगाया उसने, वकील था उसका भाई, उसने कोर्ट में केस लगाया कि जब ये गलत है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया, कंज्यूमर फोरम ने, कि ऐसे एड देना बंद करो जिनसे जिंदगी में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, ऐसे एड देना बंद कर दो। कोर्ट ने डिसीजन दिया ये, और बाकायदा डिसीजन है कंज्यूमर कोर्ट का कि भैया इस तरह के मिसलीडिंग एड एडवर्टाइजमेंट आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये 100% रॉन्ग तो नहीं है कि कारण यह है कि लिम्बिक सिस्टम का संबंध हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से होता है। तो खुशबू का संबंध, गुलाब देना, वो ऐसा झकझकाटा हुआ परफ्यूम नहीं कि आदमी सामने वाले को माइग्रेन हो जाए। ऐसा बाजार गए कि भैया कुछ ऐसा परफ्यूम दो जो मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाए, तो किसी ने कहा भाई ये ले ले भाई, रूम फ्रेशनर ही लगा लिया उठा के, बेगान स्प्रे लगा के आ गए कि भाई कॉकरोच वॉकरोच नहीं रहा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या है कि जो माइल्ड, सबसे अच्छे परफ्यूम होते हैं एकदम माइल्ड, जो इरिटेटिंग ना हो, जिनमें अभी क्या हो गया, अभी बहुत सारे परफ्यूम जो है वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो सब किससे बनते हैं, वो बनते हैं केमिकल से। तो वो कई लोगों को जो है वो दिक्कत करते हैं। तो परफ्यूम ऐसा होना चाहिए, परफ्यूम जो बिल्कुल माइल्ड होता है, ठीक है, फूलों की खुशबू होती है, इसे एकदम माइल्ड होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये ब्रेन को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करती हैं। तभी तो जो है वो खुशबू का महत्व है। भगवान को भी कभी पूजा होती है, अपने देखा भगवान की कभी पूजा होती है, देखना आपकी, उनको इत्र चढ़ाते हैं भगवान को, कॉटन में लगा के, कि ये जो है ना, उनको भगवान का स्नान कराने के बाद उनको इत्र चढ़ाते हैं। चाहे आप देखें मुस्लिम का, मैं कई जगह बार गया हूँ, अलग अलग दरगाह पे गया हूँ, जैसे यहाँ पे हाजी अली दरगाह है, वहाँ भी गया हूँ बैठ के। तो वहाँ पर वो बाकायदा जो है वो चादर बिछाते हैं, उसके बाद वो जो है वो इत्र भी लगाते हैं। आप मुझे जज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं जब कभी इस्तांबुल गया तो मैं मॉस्क भी गया हूँ मैं, ठीक है, दुबई गया हूँ तो भी मॉस्क में भी गया हूँ मैं, दरगाह पर भी गया हुआ हूँ मैं, मंदिर भी गया हुआ मैं, ठीक है। मेरे लिए ईश्वर एक है, उसके पते अलग अलग होते हैं, उसके अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं, पर मेरे लिए ईश्वर एक ही है। तो मुझे जज करने की कोशिश मत कीजिएगा इसको लेके, और कि सर ऐसा ना हिंदू ना ये ना वो ना ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी टिप्पणी में आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कमेंट्स के, ठीक है। करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, सिंपल सी बात है, उसमें क्या, कर दो भाई, ये ना, ठीक है, टीम कर देगी ब्लॉक, फिर अगली बार कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है ना, देखो सबसे बड़ा मेरे लिए धर्म है मानवता का, ठीक है। हर चीज मैं कहता हूँ, जब हम एक बार सेक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट में गए तो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी थी, तो वो कोई पत्थर के कोई देवता थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आओ, आने के पहले जूते उतार के इनको प्रणाम करके एक नारियल चढ़ा के ही अंदर जा सकते हैं यहाँ पे। तो किया, करते हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन देवता है, लेकिन हमने कहा है भाई, सच्चे मन से बोला कि हाँ आप जंगल के अच्छे देवता हो, आशीर्वाद दो, सबका भला करो, इसमें क्या बुराई है। अब इसमें कोई छोटा थोड़ा ना हो जाऊंगा मैं, किसी का सम्मान करने में यदि हम छोटे होते हों, ऐसा तो होता नहीं है। किसी का अपमान करके जरूर छोटे हो सकते हैं, किसी का अपमान करके जरूर छोटे हो जाते हैं, पर सम्मान करके छोटे तो नहीं होते हम। याद रखना इस बात को, गहरी बात है, दिल तक पहुंच गई, दिमाग तक पहुंच गई तो बहुत सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। चलिए, तो अभी मैं क्या बात कह रहा था आपसे, मैंने आपसे कहा कि देखो आप इसमें आपको जो है वो बाकायदा एरोमेटिक सब्सटेंस, नजल कैविटी, ऑल्फैक्टरी बल्ब, लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचाए, ठीक है ना। देखिए आप फैंटास्टिक इमेज, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप, नजल कैविटी, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहती है ऊपर वाली, हम देखेंगे बाद में बेटा, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, आप देख रहे हैं, है ना, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ब्रेन तक पहुंच रही इंफॉर्मेशन, देखो आप लिम्बिक सिस्टम तक इंफॉर्मेशन, है ना। याद रखिएगा ये क्या है, ये दीज आर द मिसिंग पॉइंट्स इन द एनसीईआरटी में, हमको पता है क्योंकि इसका सब कनेक्शन यहीं से है ना। अभी नजल कैविटी तक ही पहुंचे भी हम, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into larynx। क्या, तो लैरिंक्स में कहीं फूड की गलती से एंट्री ना हो जाए, ट्रेकिया में फूड अंदर ना पहुंच जाए, इसके लिए क्या होता है कि ग्लॉटिस के ऊपर एक इलास्टिक कार्टिलेज की फ्लैप लगा होता है, कवर करता है, उसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं उसको, ठीक है। देखा था हमने इपीग्लॉटिस का एनिमेशन में, देखा था हमने कैसे फूड निकलते हैं, तो इपीग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को
नीचे आता है एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस को वो बंद कर लेता है, ठीक है ना। और ईसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स रहता है तो फूड जो है वो ईसोफेगस के अंदर चला जाता है। क्लियर, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही करेंगे हम। तो आज बेसिकली चैप्टर का हमने क्या देखा, चैप्टर का हमने, देखो बेटा कोई भी चैप्टर पढ़ने आते हो ना आप, तो उस चैप्टर का पहले समझो इंटेंड क्या है, उसका सोल कहां पे छिपा है। जब आपका चैप्टर में क्यूरोसिटी होगा तो आप आगे के सारे लेक्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। अब लेक्चर में आपका चैप्टर में क्यूरोसिटी ही नहीं है, इंटेंड ही नहीं समझ पा रहे, रटने बैठे हैं, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि एग्जाम, मैंने कहा ना एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हम सब कर लेंगे, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हमें जीवन भर याद रहना चाहिए, दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए कि हमको उसको रिकॉल करने के लिए एफर्ट ना करना पड़े। वो हमको जब हम क्यूरोसिटी से देखते हैं, अब आपसे मैं पूछूं बाहुबली फिल्म के बारे में, पूछ लूं आपसे बाहुबली के बारे में, आप फटाफट बता दोगे सर कटप्पा, बाहुबली वो उसकी मां थी, सर वो थी, वो उसका बड़ा भाई वो था, फटाफट बता दोगे। मैं आपसे पूछूं कौन है चुलबुल पांडे, झट से, अरे वाह, 1 मिनट में आ गई इमेज दिमाग में, दबंग सर चुलबुल पांडे, सलमान खान, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं फुनसुक बांगडू कौन है, 3 इडियट झट से दिमाग में आ गया, आमिर खान, है ना। क्यों, तुम बड़े मजे में डूब के देखे फिल्म को तो सब याद रह गया तुमको, पढ़ाने बैठता हूं तो फिर मन करता कब को तुम करोगे यार। तो बस यही तो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं पर छिपी है, समझ गए। इसलिए समझने पर, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कीजिए बेटा, सफलता अपने आप मिलेगी आपको। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.